हेलो दोस्तों, देखिए आज हम राज्यसभा पढ़ेंगे और इससे पहले मैं जितने भी वीडियो अपलोड किया हूँ, अगर आप उसको नहीं देखे तो संविधान की जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो मैंने अपलोड किया है। और जो बाकी के चैप्टर रह गए संविधान के, मैं उसको भी बारी-बारी से लेके आऊँगा और हम कंप्लीट संविधान पढ़ेंगे। चाहे आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम दो या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम दो, सभी में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सभी को यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये देखिए संसद के कितने अंग हैं। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा 1 मिनट में पेन ले रहा हूँ। देखिए अब राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद। ठीक है, संसद में बनती है और संसद का एक अंग क्या है? राज्यसभा। ठीक है, हम उसी राज्यसभा को आज पढ़ेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति को तो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं राष्ट्रपति के, अगर आप उसको नहीं देखें तो संविधान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में राज्यसभा के बाद में मैं लोकसभा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला चैप्टर अपना लोकसभा ही होगा और आज हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं। तो आपको देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसे पूछी जाए संसद किससे मिलकर बनती है? जैसे आपको एग्जाम में कैसे देगा, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। एक ऑप्शन देगा लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? तीनों से मिलकर बनने वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, न कि लोकसभा और राज्यसभा से ही बनती है। ठीक है, संसद। अब देखिए और कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि संसद भारतीय संविधान में कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। और इसका जिक्र किस आर्टिकल में अपन को मिलता है? 79 के अंदर संसद का। राष्ट्रपति का 52 के अंदर है, लोकसभा का 81 के अंदर है, जबकि राज्यसभा का आर्टिकल 80 के अंदर इसका अपन को वर्णन मिलता है। ठीक है, जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था वहाँ भी मैंने इसका काफ़ी डिटेल से जिक्र किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आज हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा की कुछ विशेषता देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा को अपन किस नाम से जानते हैं? इसे अपन उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन और स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। देखिए स्थायी सदन तो इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, जबकि लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए इसकी संरचना। संरचना में क्या है दोस्तों, राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो 250 तक हो सकते हैं, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो 245 ही है राज्यसभा में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें सदस्य कहाँ से आते हैं? इसमें आपको ये पता होना चाहिए राज्य की जो विधानसभा है, ठीक है? राज्य की विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा, वहाँ से 233 सदस्य आते हैं। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली और पुदुचेरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब 12 सदस्य कहाँ से आते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 प्लस 12 ऐड करने पर 245 वर्तमान में हो जाते हैं, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। अगर देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, राज्यसभा के अंदर सदस्य कहाँ से आते हैं? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? राज्य की विधानसभा से। और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, क्योंकि राज्यसभा की विधानसभा से वो सदस्य चुनकर आते हैं, इसलिए। ठीक है, अगली पीडीएफ पे चलते हैं हम। अब देखिए राज्यसभा का निर्वाचन, मैंने अभी बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए राज्यसभा में सीटों की स्थिति। राज्यसभा में सीटों की स्थिति जनसंख्या के आधार पर तय की गई है और कब की गई है? 1971 में। अब देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे फंसाता है, जैसे ऐसे फंसाएगा, राज्यसभा में जो सीटें आती है वो किस आधार पर आती है? जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल, राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? न तो क्षेत्रफल वाला राइट होगा, न घनत्व वाला होगा, अपना राइट आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। देखिए जिस राज्य की अगर जितनी ज़्यादा सीटें होगी, ठीक है, उसमें जनसंख्या भी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, उसी आधार पर तय किया गया था, जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनगणना में। ठीक है, न कि वर्तमान जनगणना के आधार पर। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये आंकड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आपको 1971 भी ध्यान रखना है, किस जनगणना के आधार पर तय किया गया है 1971, और किस आधार पर आती है राज्यसभा में सीटें? जनसंख्या के आधार पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसकी योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, ठीक है? अगर आप किसी भी इलेक्शन में खड़ा हो रहे हो तो राज्य भारत का नागरिक तो होना ज़रूरी है, ठीक है? ये तो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में एज देखिए, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हूँ। दोस्तों अगर इसमें 1 दिन भी घट जाएगा ना तो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या बोला, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हूँ, ठीक है? मतलब 30 वर्ष आयु में 1 दिन भी नहीं घटना चाहिए। उसके बाद में देखिए किसी लाभ के पद पर नहीं हो। अब लाभ का पद कैसा? जैसे वो कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है? जैसे अगर वो किसी विधायक वगैरह हो, ठीक है? इलेक्शन वगैरह में
मंत्री वगैरह हो तो वो लाभ के पद नहीं माना जाएगा, जबकि गवर्नमेंट जॉब में हो तो वो लाभ के पद पर माना जाता है। उसके बाद में देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जैसे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, कोई पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दिवालिया घोषित ना हो। दोस्तों दिवालिया शब्द क्या होता है? जैसे मान लीजिए उसके ऊपर कोई कर्जा वगैरह ना हो, ठीक है। ये घोषित नहीं होना चाहिए कि वो दिवालिया घोषित हो, ये आपको ध्यान रखना है। आप इन योग्यता को याद रखिए। और 30 वर्ष यहाँ पे होती है, जबकि लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे 25 वर्ष होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए राज्यसभा का कार्यकाल। अब राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और ये फिक्स होता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई सदस्य अगर त्यागपत्र देता है तो 6 वर्ष से कम हो सकता है, वैसे तो 6 वर्ष ही होता है। अब देखिए राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करता है। और जो सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं उसके चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर करा लिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य उसमें अवकाश ग्रहण करता है, उनकी जगह करवाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 99 सदस्य हैं, ठीक है? और आप एग्ज़ाम्पल लीजिए 2010, ठीक है? 1 मिनट दोस्तों, जैसे मैं 2020 ले रहा हूँ, ठीक है? 20, उसके बाद में 2 वर्ष बाद में 2022 आएगी, 24 आएगी और 26 आएगी, ठीक है? ऐसे आएगी। अब जैसे मान लीजिए 2020 के अंदर 33 सदस्य का चुनाव करा दिया गया, ठीक है? 2022 में फिर 33 सदस्य का चुनाव करा दिया जाएगा, ठीक है? अब 2024 में फिर 33 सदस्य का चुनाव करा दिया गया। अब 2026 के अंदर फिर इलेक्शन होगा, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में हो रहा है। अब देखिए 2026 में जो सदस्य आएँगे, ठीक है? 33 सदस्य आएँगे, तो इनका जो 2020 में चुने गए थे, उनका तो कार्यकाल पूरा हो गया और इन सदस्यों का अवकाश ग्रहण करेंगे ये तो, और उसकी जगह 33 सदस्य नए आ जाएँगे, ठीक है? और 99 सदस्य मैंने क्या माना था? टोटल माना था, ठीक है? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में और उनकी जगह प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में अब चलिए, अब देखिए राज्यसभा का सभापति। देखिए इसमें क्या होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। अब उपराष्ट्रपति को वेतन कैसे मिलता है? उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता उसे। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को वेतन कैसे मिलेगा? सभापति के रूप में, राज्यसभा का सभापति के रूप में उसे वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अगर नहीं है उपस्थित, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह कार्य करता है, तब उसे कैसे वेतन मिलेगा? राष्ट्रपति के रूप में। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राष्ट्रपति के रूप में ही वेतन मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने नोट में क्या लिखा है, राज्यसभा का सभापति एकमात्र ऐसा है जो बाहर से चुनकर आता है, ना कि राज्यसभा से चुना जाता है। जबकि लोकसभा और विधानसभा में स्वयं के अंदर से चुने जाते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, राज्यसभा का सभापति है ना, वो राज्यसभा में से नहीं चुना जाता है, वो बाहर से चुन के आता है। अब बाहर से चुन के कैसे आएगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव बाहर से होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे अगर लोकसभा और विधानसभा की बात करें, तो इनके जो सभापति बनते हैं, वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर से ही बनते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा के अंदर एक सभापति भी होता है। अब देखिए, उपसभापति कहाँ से होता है? राज्यसभा का उपसभापति भी राज्यसभा के अंदर से ही चुना जाता है। ये कहाँ से चुना जाएगा? राज्यसभा के अंदर से ही, जबकि सभापति अंदर से नहीं चुना जाता है। अब देखिए, राज्य के जो सभापति है, उसका कार्य क्या होता है? राज्य में बैठक का आयोजन कराना, बैठक में बोलने की अनुमति देना, सदन का संचालन करना आदि। देखिए, जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनको बोलने की अनुमति कौन देता है? राज्यसभा का सभापति, ठीक है? और उनका बैठक का आयोजन ये भी सभापति करता है, संचालन ये करता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना मुख्य पॉइंट। उसके बाद में देखिए, उपसभापति का कार्य क्या होता है? जब सभापति नहीं होगा, ठीक है? उनकी अनुपस्थिति पर कौन कार्य करेगा? उपसभापति, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए अब, राज्यसभा के कुछ विशेष, ठीक है? कुछ विशेष कार्य क्या हैं देखिए, जैसे आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए राज्य सूची के जो भी विषय हैं, उस पर कार्य जो भी अगर कानून बनाएगी, वो कौन बनाती है? राज्य सरकार। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि केंद्र सरकार उस पे कानून कब बनाएगी? जब आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से यह पारित कर देगी
केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है, तब केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक है, अन्यथा नहीं बनाएगी। तो ये राज्यसभा की अलग से विशेष शक्तियाँ हैं। उसके बाद में देखिए आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति को अखिल भारतीय सेवा घोषित करना या बनाना है, तो इससे पहले राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है। सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, राज्यसभा में। और जब इसे 2/3 बहुमत से, किससे 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया जाता है और राज्यसभा में पारित हो गया और उसके बाद में ये लोकसभा में जाता है, तो सबसे पहले किस में आएगा, राज्यसभा में, सॉरी, राज्यसभा में आएगा और इसके बाद में लोकसभा में जाता है। अगर मान लीजिए लोकसभा में, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, तो ये लोकसभा में नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखें अखिल भारतीय सेवा में कौन आते हैं दोस्तों, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कौन-कौन आते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, ये तीनों इसमें अखिल भारतीय सेवा के अंदर आते हैं। अब देखिए आपको एग्जाम में, आप ये तो जानते होंगे आईएएस और आईपीएस, ठीक है। आईएएस और आईपीएस तो आपके राइट आंसर कर देंगे, लेकिन आईपीएस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आईपीएस में कंफ्यूज कैसे होते हैं, आईपीएस में एक इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक एक फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेन सर्विस। दोस्तों एक विदेश सेवा होती है और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है। अगर विदेश सेवा अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो अपना राइट आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। जबकि अपना राइट आंसर कौन सा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये किस में आता है, अखिल भारतीय सेवा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस में आएगा, आईएफएस में। जबकि इसकी भी फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आईएफएससी होती है दोनों की, ठीक है। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट या विदेश सेवा अपना राइट आंसर इसमें नहीं होता है। उसके बाद में देखिए उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं ये देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है, तो सबसे पहले किस में लाएगा ये प्रस्ताव, राज्यसभा के अंदर। जब ये राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित कर देती है, उसके बाद में लोकसभा में जाता है और लोकसभा भी इसे पारित कर देता है, तो राष्ट्र उसके बाद में उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है, और इसको देखिए धन विधेयक। देखिए धन विधेयक में राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर धन विधेयक आएगा, सबसे पहले वो लोकसभा में आता है, ठीक है, सबसे पहले लोकसभा में आता है। उसके बाद में देखिए जब लोकसभा उसे पारित कर दे, ठीक है, लोकसभा उसके पारित करने के बाद राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो इसे पारित कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए राज्यसभा अगर इसे पारित भी नहीं करती, वो अपने पास रख लेती है, ठीक है, और लौटाती भी नहीं है, तब क्या होता है कि 14 दिन के बाद में लोकसभा इसे स्वतः ही पारित मान ली जाती है और इसे पारित कर दिया जाता है धन विधेयक को। तो राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित कोई शक्ति या पावर नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों राज्यसभा से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सबको यहाँ पे कवर किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मान लीजिए एक बार में आपको समझ नहीं आया ये वीडियो, तो आप इसको एक बार और पढ़िए और फिर मॉक टेस्ट लगाइए। मेरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आपके 90% से ऊपर स्कोर आएगा, ठीक है। एक बार पढ़कर ट्राई ज़रूर करना, मॉक टेस्ट लगाकर। थैंक यू दोस्तों। आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी के चैप्टर में ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।